जिस G23 को कांग्रेस गद्दार कहा करती थी, अब वही G23 कांग्रेस की इज्जत और साख दोनों बचा रही है। मोदी सरकार ने विदेश जाने वाले डेलीगेशन के लिए कांग्रेस जिन 5 नेताओं को चुना वे सारे G23 के सदस्य थे और कांग्रेस उन्हें गद्दारों की टोली कहा करती थी। इनमें से एक गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बना चुके हैं, लेकिन बाकी 4 शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, आनंद शर्मा और मनीष तिवारी अब कांग्रेस के ब्रांड एम्बेसडर बनकर पार्टी की साख बचाने की कवायद में लगे हैं। राहुल गांधी और पार्टी के कुछ नेता इन चारों को भले ही कुछ कहें, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता खुलकर इनके साथ खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि कोई तो दुनिया के सामने सीना तानकर खड़ा हुआ, बाकियों का क्या। उन्हें तो पार्टी की आड़ में छिपकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की आदत सी पड़ गई है। कांग्रेस की हालत कुछ ऐसी हो गई है जैसे कोई ऐसा होटल हो जिसका मेन्यू तो शानदार है लेकिन शेफ खुद ही भूखा हो। इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल या तो मौन व्रत धारण किए हुए हैं या फिर हर विषय में एक सुर में मोदी हटाओ का राग अलापते हैं, मगर कांग्रेस और खास तौर पर राहुल गांधी ने आक्रामकता की जरा अलग किस्म अपनाई है। विदेश मंत्री को जे यानी जयचंद्र जयशंकर कहकर कांग्रेस ने खुद ही की किरकिरी कर दी और नाव में छेद कर दिया। जयचंद्र राजा था लेकिन वो ही भारत के टुकड़ों में बांटने का प्रतीक बन गया और एस जयशंकर वही व्यक्ति हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की आवाज बनकर खड़े रहते हैं और अब सबकी समझ से बाहर है राहुल गांधी किससे नाराज हैं, जयशंकर से या इतिहास के उस पन्ने से जिसमें जयचंद्र का नाम आया। पाकिस्तान को दुष्ट राष्ट्र कहना भारत में आम बात है, लेकिन कांग्रेस अब भी लोकतांत्रिक मर्यादा में उलझी है। वो सोचती है कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान को हम गाली दें और कल को वो इनको यूएन में कोट कर दे। उधर जयशंकर हर महाद्वीप की खाक छानकर दुनिया को भारत की तरफ मोड़ने में लगे हैं। कांग्रेस सोच रही है कि बैलेंस बिगड़ ना जाए। ऑपरेशन सिंदूर डेलीगेशन में शामिल जिन G23 नेताओं को कल तक बागी कहा गया था, आज वही पार्टी के सज्जन बनकर डेलीगेशन में शामिल हैं। अब यही नेता राहुल गांधी की कांग्रेस से थोड़ा अलग सुर में बात करके पार्टी में विवेकशीलता का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। ये दृश्य बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ कांग्रेस सरकार की विदेश नीति की आलोचना कर रही है, दूसरी तरफ उसी नीति का इस्तेमाल कर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर घेरने की कोशिश। कांग्रेस सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तानी सेना अपने नेताओं के पीछे खड़ी है और भारत में वही नेता अपनी पार्टी की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। राष्ट्रवाद के नाम पर नेहरू का अपमान और सेक्युलरिज्म के नाम पर पाकिस्तान का सम्मान। अब G23 ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पार्टी के पुनर्गठन की मांग की तो उन्हें गद्दार कहा गया। अब वही लोग पार्टी को ICU से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कांग्रेस में आज जो सबसे बड़ा क्रांतिकारी है वही कल का खलनायक था। राजनीति में समय का बड़ा महत्व होता है। ये बात शायद कांग्रेस भी समझ गई है, लेकिन समझते समझते 2 चुनाव निकल गए। देखना यह है कि G23 के नेता कांग्रेस को किनारे लगाते हैं या खुद डूब जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस की नाव में पतवार कम भाषण ज्यादा है और लहरें इन दिनों विपक्ष के खिलाफ चल रही हैं। शायद अब वक्त आ गया कि कांग्रेस अपने घर को संभालने पर ध्यान दे, क्योंकि राजनीति में जयचंद कहना जितना आसान है, राजा बनना उतना ही मुश्किल। ये राहुल गांधी जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना ही बेहतर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली की राजनीति के पर्यावरण प्रेमी और झाड़ू वाले मसीहा अरविंद केजरीवाल की उम्मीदों पर तब झाड़ू फिर गया जब वे खुद चुनाव हारकर दिल्ली से दरबदर हो गए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के पास न घर बचा न जमीन। ऐसे में आसमान की तरफ देखना उनकी मजबूरी बन गई। इसके लिए वे पंजाब पहुंच गए और राज्यसभा के आसमान में उड़ने की प्लानिंग करने लगे। उम्मीदवार तो केजरीवाल ने महीनों पहले घोषित कर दिया था, लेकिन अब बारी चुनाव की है। लुधियाना पश्चिम सीट पर केजरीवाल की सांसें अटकी हुई हैं, जहां से अगर पार्टी जीतती है तो केजरीवाल के लिए संसद का दरवाजा खुल जाएगा, लेकिन हारने के बाद केजरीवाल गहरे अंधेरे में डूब जाएंगे। लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट का उपचुनाव जो बाहर से एक आम राजनीतिक प्रक्रिया दिखता है, लेकिन असल में ये आम आदमी पार्टी के लिए गेटवे टू राज्यसभा है। गुरप्रीत बस्सी गोगी के निधन के बाद खाली हुई ये सीट अब एक नई राजनीतिक चाल का अखाड़ा बन गई है, जहां शतरंजी बिसात पर राजा बनने की चाहत केजरीवाल को फिर से सुर्खियों में ले आई है। पार्टी ने इस सीट पर राज्यसभा सांसद और उद्योगपति संजीव अरोड़ा को उतारा है। अगर वे जीतते हैं तो मंत्री बना दिए जाएंगे और राज्यसभा से वे इस्तीफा दे देंगे और उसी खाली सीट को केजरीवाल अपना लॉन्चिंग पैड बनाएंगे। उनका इरादा अब नेशनल लेवल पर सियासत करने का है। मतलब ये कि पहले मास्टर स्ट्रोक के तहत अरोड़ा को उतारो और फिर राजनीतिक कुर्बानी दो और अंत में केजरीवाल जी को राज्यसभा भेज दो। दिल्ली की नई दिल्ली सीट पर हार के बाद केजरीवाल अब जनता की अदालत से सदन की गैलरी की ओर जा सकते हैं। असल में अब जनता से सीधा सामना करना केजरीवाल को थोड़ा भारी लगने लगा है,
क्योंकि दिल्ली वालों ने 10 साल की फ्री की राजनीति के बाद अब शायद बिजली, पानी और मोहल्ला क्लिनिक की पुरानी सीडी बंद कर दी है और ऐसे में जनता से वोट मांगने की बजाय राज्यसभा की आरामदायक सीट पर बैठकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना और नैतिकता के भाषण देना ज्यादा आरामदायक लगता है। विपक्ष को भी केजरीवाल के इस खेल की पूरी जानकारी है, इसलिए कांग्रेस ने भारत भूषण आशु जैसे सधे हुए नेता को उतारा और अकाली दल ने अपने मैदान में वकील घुम्मन को उतारकर मुकाबला तीखा कर दिया। लेकिन असल लड़ाई जमीन पर नहीं बल्कि पृष्ठभूमि पर लड़ी जा रही है। केजरीवाल बनाम सिस्टम, सिस्टम बनाम राजनीति और राजनीति बनाम मौका परस्ती। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये सब वाकई नई राजनीति है जिसका दावा केजरीवाल अब तक करते आए हैं, या फिर वही पुरानी राजनीति का नया ब्रांडिंग अवतार। पहले जनता से वोट मांगो और स्वराज के नाम पर फिर से जब जनता सवाल पूछे तो पीछे हट जाओ और संसद के पिछले दरवाजे से घुस जाओ। लेकिन एक बात तो साफ है कि केजरीवाल के लिए ये उपचुनाव सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि नई राजनीतिक जीवन रेखा है। राजनीति में चालें जरूर होती हैं, लेकिन अगर हर चाल खुद की नैतिकता को ही खत्म कर दे तो फिर वो राजनीति आम आदमी की नहीं बल्कि एक पार्टी की बन जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अगर कोई इस खुशफहमी में है कि वो आरटीआई के सहारे हर किस्म की जानकारी हासिल कर लेगा तो ये उसकी गलतफहमी के सिवाय और कुछ नहीं। हालांकि अति संवेदनशील जानकारियां कभी नहीं दी जाती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो गोपनीयता का हवाला देकर एक मामूली सी जानकारी देने से इनकार कर दिया। असल में ये मामला जस्टिस यशवंत वर्मा का है, जिसके आवाज से नोटों की जली हुई बोरियां मिली थी। आरटीआई एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट यशवंत वर्मा के खिलाफ की गई इन हाउस जांच की रिपोर्ट मांग ली, जिससे ये पता चलता है कि एक भ्रष्ट जज के खिलाफ रिपोर्ट में क्या है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में गोपनीयता का हवाला देकर रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया। वजह ये बताया गया कि उस रिपोर्ट को देख लेना संसदीय विशेषाधिकार का अपमान हो सकता है। गजब का तर्क है। आखिर संसद जनता ही बनाती है और उसी से रिपोर्ट छिपा कर रखी जाती है। इस आरटीआई में तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को जो चिट्ठी लिखी उसे भी सार्वजनिक किया जाए, लेकिन कोर्ट ने फाइलों को ऐसे दबा कर रखा जैसे स्कूल में बच्चे अपना होमवर्क छिपाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि चिट्ठियों और रिपोर्ट्स को दिखाने से निजता का हनन, गोपनीयता का उल्लंघन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर चोट पहुंच सकती है, यानी निष्पक्षता बनी रहे, इसलिए पारदर्शिता हटा दी गई। सुप्रीम कोर्ट की यह दलील समझ से बाहर है। जस्टिस वर्मा के आधिकारिक घर में एक स्टोर रूम में आग बुझाने के दौरान भारी मात्रा में नकदी मिल गई। नोटबंदी के बाद भी अगर स्टोर में नोट जलने लगे तो कुछ और जले न जले, ईमानदारी तो जलती ही है। इसके बाद तत्कालीन सीजेआई खन्ना ने 3 वरिष्ठ जजेस की समिति बना दी और जांच शुरू हो गई। रिपोर्ट बनी, जवाब आए, दस्तावेजों की अदला बदली हुई, फिर वो रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दी गई। अब जस्टिस वर्मा से आप ही निपटो। मजेदार बात यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की शुरुआती रिपोर्ट, वर्मा का जवाब और दिल्ली पुलिस की जांच रिपोर्ट वो वेबसाइट पर डाल दी गई, लेकिन असली चीज 3 जजेस की फाइनल रिपोर्ट को गोपनीयता का हवाला देकर छिपा लिया गया। आरटीआई की धाराओं में इसका जिक्र है कि जब तक कोई बड़ा सार्वजनिक हित सिद्ध न हो सके तब तक भरोसे में दी गई जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती। ऐसे में सवाल ये कि बड़े सार्वजनिक हित का मतलब क्या होता है? क्या एक न्यायाधीश पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप और उसका इन हाउस जांच निष्कर्ष जनहित में परिभाषा नहीं आता? फिलहाल जस्टिस वर्मा इलाहाबाद हाई कोर्ट में है और बिना कोई न्यायिक कार्य किए मुफ्त का वेतन ले रहे हैं, लेकिन फिर भी रिपोर्ट छिपी है जैसे कोई रहस्य जो जनता को जानना है पर बताया नहीं जाना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। आरजेडी और लालू यादव के परिवार में जो चल रहा है उसे राजनीतिक खेला कहें या पारिवारिक ड्रामा, कहानी तो सिर्फ 12 साल पुराने रिलेशनशिप के खुलासे से शुरू हुई, जिसे तेज प्रताप और काफी हद तक लालू यादव के परिवार ने छिपा कर रखा। लेकिन ठीक विधानसभा चुनाव के पहले जिस तरह से तेज प्रताप ने अपनी पूरी पोल खोल दी, उससे परिवार को तो झटका लगा ही, साथ ही फैमिली पार्टी आरजेडी को भी बैकफुट पर ला दिया। 7 बेटियों के पिता लालू यादव पर एक बेटी की जिंदगी तबाह करने का आरोप लग रहा है। हालांकि लालू यादव ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए तेज प्रताप को पार्टी और घर दोनों से बाहर कर दिया है, लेकिन इतने भर से लालू यादव की मुसीबतें कम होने वाली नहीं। विपक्षी दलों ने पलटकर लालू यादव से पूछ लिया कि तेज प्रताप को अपनी प्रॉपर्टी से कब बेदखल करोगे। हालांकि लालू यादव ऐसा कुछ करेंगे नहीं। पार्टी और घर से बाहर करने का ड्रामा महज सियासी है। चुनाव होते ही तेज प्रताप की दोनों जगह वापस हो जाएंगी।
तेज प्रताप यादव अब अपनी पर्सनल लाइफ की कहानी को फेसबुक पर बायोपिक की तरह रिलीज कर चुके हैं। उन्होंने 24 मई 2025 को अनुष्का यादव के साथ 12 साल पुराने रिश्ते का खुलासा कर ये साबित कर दिया कि बिहार की राजनीति अब प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं, सोशल मीडिया पोस्ट से चलती है। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि तेज प्रताप ने ये सब इस वक्त क्यों किया। असली सवाल ये है कि लालू ने ये फैसला अब क्यों लिया। क्या तेज प्रताप को अचानक इतना गैर जरूरी मान लिया गया, उन्हें पार्टी से बाहर करना पड़ गया, या फिर ये फैसला उस तेजस्वी युग की घोषणा है जिसमें तेज का मतलब सिर्फ तेजस्वी रह गया है, तेज प्रताप नहीं। लालू परिवार ने तेज प्रताप की राजनीतिक अपरिपक्वता को हमेशा छिपाए रखा, कभी शिव बनकर, कभी योगी बनकर, तो कभी ऐश्वर्या राय से शादी करवाकर। लेकिन जब वह पब्लिक में अनुष्का के साथ तस्वीरें पोस्ट करने लगे, तब लालू यादव को ये समझ आ गया कि तेज प्रताप नाम का हैंडल अब बेकाबू हो चुका है। पार्टी में तेजस्वी यादव को उत्तराधिकारी बनाना एक लंबी स्क्रिप्ट का हिस्सा था। पार्टी में तेजस्वी को उत्तराधिकारी बनाना लंबी स्क्रिप्ट का हिस्सा था। इसमें राबड़ी देवी का मातृत्व प्रेम, मीसा भारती की राजनीतिक चुप्पी और रोहिणी आचार्य की ट्विटर एक्टिविज्म सब शामिल थे। तेज प्रताप हमेशा से इस फैमिली पॉलिटिक्स के मिसिंग पिन रहे। तेज प्रताप का अनुष्का से रिश्ता जब 2013 से था तो 2018 में लालू ने उनकी शादी ऐश्वर्या से क्यों करवाई। अब अगर ये सच है कि अनुष्का से पहले शादी हो चुकी थी तो बीएनएस की धारा 494 के तहत मामला बन सकता है, यानी दूसरी शादी पहली से रहते हुए। तो अब कानूनी सवाल है और जवाब सियासी। लालू यादव ने शायद इसे पहले ही भांप लिया था। आरजेडी की परिवारवादी पार्टी वाली छवि को भी इस फैसले से झटका लगा। तेजस्वी के लिए ये मौका है। अब जब बड़े भाई आउट हो गए तो वे खुद को पार्टी का वन एंड ओनली उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक इतनी भोली भाली नहीं कि तेज प्रताप की विदाई को महज अनुशासन का मामला माने। अब देखना यह है कि तेज प्रताप चुप बैठेंगे या फिर कुछ बड़ा ड्रामा हो, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि बिहार की राजनीति में सियासत, परिवार, फेसबुक पोस्ट और कानून सब मिलकर एक नया मामला तैयार कर चुके हैं जिसके चटखारे विपक्षी चुनाव के मैदान में लेंगे। बांग्लादेश एक बार फिर बवंडर की तरफ बढ़ रहा है। सेना मोहम्मद यूनुस के खिलाफ पहले से है, अब सरकारी कर्मचारी भी उनके खिलाफ हो गए। कर्मचारियों को वेतन देने के पैसे भी नहीं हैं। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और मोहम्मद यूनुस इन सब के लिए भारत को जिम्मेदार बता रहे हैं। मुल्क में तनाव का आलम है, लेकिन मोहम्मद यूनुस को ये सब विदेशी साजिश नजर आ रहा है, जबकि हकीकत यह है कि उन्हें सिर्फ चुनाव करवाने तक के लिए सरकार चलाने भर की जिम्मेदारी मिली है। चुनाव छोड़कर बाकी हर तरह के हथकंडे वो अपनाने में लगे हैं। वे बांग्लादेश के संविधान, देश की नीति और उनके जन्म के इतिहास को डिजाइन करने में लगे हुए हैं। अब हालात ये है कि सरकारी मुलाजिम से लेकर फौज तक सड़कों पर है। यूनुस साहब हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी स्क्रिप्ट पर अड़े हुए हैं। सब भारत की साजिश है। मोहम्मद यूनुस से अपनी कुर्सी नहीं छूट रही और न ही संभल रही है। हद तो यह है कि यूनुस को लगता है कि चीन के चंद वादों और पाकिस्तान की झप्पियों से वो भारत के चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को दबा ले जाएंगे। अब जरा सोचो, और सोचने और कहने से पहले मोहम्मद यूनुस ने ये नहीं सोचा कि ये भारत है जो 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान की गोद से खींच लाया, और जब जन्मदाता ही गुस्से में आ जाए तो गोद की बात तो छोड़िए, नक्शा बदलते देर नहीं लगेगी। नागपुर से लेकर गुवाहाटी तक पूरे भारत में एक ही संदेश चल रहा है, बहुत हो गया। संघ प्रमुख मोहन भागवत से लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा तक सबका लहजा अब कूटनीतिक नहीं बल्कि काफी सख्त है। शर्मा ने तो साफ कह दिया कि बांग्लादेश के पास भी 2 चिकन नेक्स हैं और दोनों भारत वाले से कहीं ज्यादा नाजुक हैं। एक 80 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर रंगपुर से बाकी बांग्लादेश को जोड़ता है और दूसरा 28 किलोमीटर चटगांव कॉरिडोर ढाका को बांग्लादेश की खाड़ी से मिलाता है। दोनों अगर कट गए तो मोहम्मद यूनुस ना तो भारत को धमका पाएंगे और ना ही अपनी सत्ता ही बचा पाएंगे। यही नहीं, अगर भारत चाहे तो इन कॉरिडोर्स की काट कर अपनी कई मुश्किलों को भी आसान कर सकता है। बांग्लादेश के मौजूदा हालात मोहम्मद यूनुस की ओर से सत्ता में बने रहने के लिए चलाए जा रहे खौफनाक एजेंडे और भारत में अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए सामने आ रहे विचारों को अलग एक संदर्भ में देखें तो इसके 5 पहलू हैं जो भारत के लिए जवाबी विकल्प हो सकते हैं। रंगपुर में चिकन नेक कॉरिडोर काटने का मतलब है भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर बहुत ही विशाल हो जाएगा। मतलब जो अभी लगभग 22 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी है जिस पर यूनुस और भारत के दुश्मनों की नजर लगी हुई है, वह अप्रत्याशित रूप से चौड़ी हो सकती है। मतलब पूर्वोत्तर की बहुत बड़ी समस्या ही एक झटके में खत्म हो सकती है। और अगर हम त्रिपुरा के कुछ किलोमीटर तक नीचे चले जाएं तो चटगांव कॉरिडोर है, इसके कटते ही पूर्वोत्तर को जोड़ने वाला समुद्र भारत का हो सकता है और ये सामरिक और आर्थिक रूप से बहुत ही फायदेमंद भी होगा।
भविष्य में मोहम्मद यूनुस की तरह विचार करने वाले बांग्लादेश के किसी अन्य शासक की भी आए दिन नौटंकी खत्म की जा सकती है। बांग्लादेश के चटगांव के निचले म्यांमार का रखाइन इलाका है, यही रोहिंग्याओं की समस्या है। मतलब बांग्लादेश से चटगांव के कटते ही रोहिंग्या समस्या खत्म हो सकती है। भारत इस इलाके को रोहिंग्या मुसलमानों को सौंप सकता है और भारत में जो रोहिंग्या घुसपैठिया आए हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, उन्हें यहाँ पर स्थायी रूप से भेजा जा सकता है। यह उनका मूल इलाका है जहाँ जाकर बसना उनके लिए आसान हो सकता है।